चलिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एनएलपी की फिर बात कर रहे हैं। एनएलपी क्यों बात कर रहे हैं? एनएलपी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अगर हम इन बातों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। किसी भी फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, व्यवसाय हो, एजुकेशन की बातें हों, कहीं पर भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और एनएलपी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि कैसे अपने दिमाग का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही ज्ञानी आदमी रेगिस्तान में अपने ऊंट पे बैठ के जा रहा है। शाम हो गई तो देखा कि अब तो यात्रा बहुत कठिन है। पास में उसे एक गांव नजदीक मिला। उस लड़के से, वहां पे एक लड़का मिला, उस लड़के से उन्होंने कहा कि भाई मुझे पानी पिलाओ। लड़के ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद जब उन्होंने देखा, जो ज्ञानी आदमी थे, कि लड़का काफी निराश बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है, आखिर क्या बात है। तो इस पे ज्ञानी आदमी ने बताया कि तुम अपनी समस्या बताओ, हम तुम्हारा समाधान कर देंगे। तो लड़का बोला कि मेरे पिताजी के पास 17 ऊंट था और मेरे पिताजी गुजर गए, और जो वसीयत उन्होंने लिखी है कि 1/9 जितना टोटल ऊंट है उसका 9वां हिस्सा बड़े लड़के को देना है। अब बताइए, 17 ऊंट में, सॉरी, मतलब जितना ऊंट था उसका आधा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा बड़े बेटे को देना है। जितना टोटल ऊंट है उसका तीसरा हिस्सा मंझले वाले को देना है, और उस टोटल ऊंट का 9वां हिस्सा छोटे बेटे को देना है, जो मैं। अब बताइए कि 17 ऊंट का बंटवारा हम कैसे करें? और आप लोग भी हिसाब लगाइएगा, देखिएगा कि हिसाब बहुत कठिन है। 17 ऊंट को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 8.5 हो जाता है। 17 ऊंट को हम 3 हिस्से में बांटते हैं तब भी हिसाब बराबर नहीं आता। 17 ऊंट को 2 हिस्से में करते हैं तब भी गड़बड़ है। मतलब किसी भी हिस्से में आप करें वो गड़बड़ है। इस पे ज्ञानी आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो ऐसा करो, तुम्हारा जहां पे ऊंट है मुझे ले चलो। ज्ञानी आदमी उस ऊंट के पास गया। वो अपना ऊंट उस ऊंट में मिला दिया। अब हो गए टोटल 18 ऊंट। अब बोला कि बंटवारा कर लो। अब 18 ऊंट का आधा हिस्सा बड़े भाई को दे दो, 9 ऊंट चला गया। अब 18 ऊंट का तीसरा हिस्सा 6 ऊंट तुम दूसरे भाई को दे दो। तो अब देखिए कि कितना बढ़िया बंटवारा हुआ कि 9 ऊंट बड़ा भाई ले लिया, तीसरा हिस्सा 6 ऊंट मंझले भाई ने ले लिया, और उसके बाद था कि जितना ऊंट बचता है उसका 9वां हिस्सा छोटे को मिलना है। तो बोला कि भाई अब तुम अपना हिस्सा ले लो। 18 ऊंट का 9वां हिस्सा 2 ऊंट ले लो। तो अब देखिए कि जो तुम अपना ऊंट ले लो और हम अपना ऊंट लेके निकल चलते हैं। कि बड़े को मिला 9 ऊंट, दूसरे को मिला 6 ऊंट, और तीसरे को मिला 2 ऊंट। तो 9 6 15 2 17 बंटवारा हो गया ना। इसी को एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और आज हम लोग एनएलपी में जो पूर्व धारणाएं हैं, जो प्री सपोजिशंस जिसे कहते हैं, वो क्या क्या धारणाएं हैं, अगर हम उसे समझ जाते हैं तो हमें किसी भी क्षेत्र में उसका उपयोग करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग उस पर बात करेंगे कि प्री सपोजिशन क्या है, और उसके माध्यम से हम लोग कैसे इस पे समझ सकते हैं, कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। 1 मिनट।
अब देखिए आपके सामने है प्री सपोजिशन। ये प्री सपोजिशंस हैं एनएलपी के, जिसमें पहला पॉइंट है कि पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस नॉट टू रियलिटी इटसेल्फ। मतलब जो लोग अपने अनुभव के आधार पर रिस्पॉन्ड करते हैं, सच्चाई के आधार पर नहीं। पहले पॉइंट का अर्थ ही होगा। अब जैसे इसको कैसे समझेंगे इस चीज को, और जैसे मान लिया जाए कि आपके पास दुनिया का कोई नक्शा है और उसी नक्शे के आधार पे हम लोग मान के चलते हैं कि हमारी ये बाउंड्रीज है, हमारी ये टेरिटरी है, सीमाएं हैं, हम उसी के आधार पे चलते हैं। अब इसका एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लिया जाए समुद्र में एक जहाज है और समुद्र का जहाज भी उन नक्शे के आधार पे चलता है। उसकी जो सीमाएं बांधी गई हैं उसी के मुताबिक वो चलता है। अगर वो नक्शा सही है तब तो जहाज बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि नक्शा वो सही हो? कोई भी मैप परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं। जैसे हम लोगों की जिंदगी है, ठीक उसी तरह मान के चलते हैं कि वो समुद्री जहाज भी वो नक्शे के सहारे से चल रहा है। अगर नक्शा परफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नक्शा गड़बड़ है तो क्या होगा? जहाज के लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग भी अपनी अपनी सीमाओं को बांध करके रखते हैं कि बस यही सीमाएं हैं, यही विश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है और उसी को हम लोग ढोते हुए चल रहे हैं। तो पहला प्रीसपोजिशन यही हुआ कि पूर्व धारणाएं जो हम लोगों के पास है उसमें सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि हैविंग ए चॉइस इज बेटर देन नॉट हैविंग ए चॉइस। मतलब अगर एक चाहत है आपके पास तो वो अच्छा है ना होने से। चाहत अगर है तो वो अच्छा है ना होने से। कि हमारे पास अक्सर ऐसा हो नक्शा होना चाहिए, ऐसा मैप होना चाहिए जिससे हमें अधिक अपॉर्चुनिटीज मिले, चॉइसेस मिले। यानी ऐसा नक्शा होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमें अवसर मिले। हमेशा हमारे जो नक्शा होता है हम लोगों के पास अपनी चॉइस को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। यानी जितनी अधिक हमारे पास चॉइसेस होंगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी, उतना ही हम आजाद होंगे। तो आप सोचिए क्या आपके पास वैसा नक्शा है? नहीं है तो सोचना शुरू कर दीजिए, अपना नक्शा बनाना शुरू कर दीजिए कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, कहाँ पे हमें सफलता मिलने वाली है। और तीसरा पॉइंट है कि पीपल मेक द बेस्ट चॉइस दे कैन एट द टाइम। यानी लोग अपने हिसाब से बेस्ट चॉइस बनाते हैं। यानी जैसा समय आया ना उसके हिसाब से अपना चॉइस वो मान लेते हैं कि चलो यही है। तो हम लोगों के पास जो दुनिया के द्वारा दिया गया नक्शा है उसको ही हम लोग उसी के आधार पर बेस्ट चॉइस को निकालते हैं। यानी दुनिया के लोगों ने जो दे दिया है, जो सीमाएं बांध रखी हैं, हम लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। अब ये चॉइसेस खराब भी होते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। अब लोगों को क्या चाहिए कि एक बेहतर चॉइस खोजना होगा, ढूंढना होगा। यानी अपना नक्शा अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी। चौथी बात आती है
कि पीपल वर्क परफेक्टली, लोग तो काम परफेक्टली करते ही हैं, अपने तरह से अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। कोई भी लोग गलत तरीके से काम नहीं करता है, सब लोग अपने हिसाब से अपनी हैसियत से सही करता है। हम लोग अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हैं कि चलो मुझे इस तरीके से काम करना है, और उसी रणनीतियों पे चलते हुए जो डिजाइंड की हुई है, जो हमारे समाज के द्वारा डिजाइंड की हुई रणनीतियां हैं, उसी को फॉलो कर रहा है। हो सकता है जो समाज के द्वारा डिजाइन की गई है रणनीतियां, अगर वो प्रभावी न हुई तो उससे बचना है हम लोगों को, अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और पांचवा पॉइंट है ऑल एक्शंस हैव ए पर्पस, यानी हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। हम लोग जितनी क्रियाएं करते हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, और क्रियाएं रैंडम नहीं होनी चाहिए, जैसे जब मर्जी हुआ तब कर लिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग, भले ही हम उससे अवगत हैं या नहीं है। यानी बिना पर्पस के भी हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं। फलाना ने किया तो हम भी कर रहे हैं, मेरे बाप दादा ने किया तो हम भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से काम करने से नहीं होगा फायदा। चलिए आगे प्री सपोजिशन पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे है 6 पॉइंट कि एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन, कि जो भी हम लोगों के द्वारा व्यवहार किया जाता है वहां पे पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए। तो हमारा जो सोच होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हमारे सभी कार्यों, हम लोग जितने भी कार्य करते हैं सभी कार्यों को कम से कम एक उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और हमें हमेशा कुछ अच्छा करना है, ऐसा काम करना है जिससे लोग लाभान्वित हों, जिससे लोगों को समाज को लाभ मिले, ऐसा काम करना है। तो आज इस एनएलपी के माध्यम से जो एक्शंस होते हैं, इसके जो इरादे हैं वो इस कार्रवाई से अलग करता है। मतलब जो प्री सपोज्ड है, लोगों के द्वारा जो तय किए गए हैं उससे अलग करके रखता है। मान लिया जाए कि कोई एक आदमी बहुत बेहतर की उम्मीद से काम करता है तो सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को हमेशा सकारात्मक इरादे से काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। और 7th पॉइंट है कि द अनकॉन्शियस माइंड बैलेंसेस द कॉन्शियस, इट इज नॉट मेलिशियस। मतलब जो अचेतन मन है वो हमारे चेतन मन को बैलेंस करता है, ये मेलिशियस नहीं है, गंदा नहीं है। यानी अचेतन ही सब कुछ है। ये इसमें इतनी पावर है कि जो चेतना में जो हम लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो हम लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं क्या है कि वो वर्तमान में जो उपलब्ध है उसी को देख रहे हैं, लेकिन अचेतन ही सब कुछ है। मतलब इसके द्वारा हम सभी तरह के संसाधन को प्राप्त करते हैं। संसाधन को प्राप्त करने का अर्थ है कि इसी अचेतन मन के द्वारा हमारी सांसें चलती हैं, हमारी हृदय की धड़कनें चलती हैं, पलकें झपकती हैं, और इसी में के द्वारा हम लोगों का जीवन संतुलित भी होता है। तो जो हमारे जीवन को संतुलित करता है वो अचेतन है, ना कि चेतन, इसलिए बहुत पावरफुल है। और 8th पॉइंट है कि हम लोगों को यहाँ पे
जो हम लोग वार्तालाप करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन वो समझना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन हम लोग किस लिए करते हैं? कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, तो अगला आदमी कुछ प्रतिक्रिया भी देता है, और प्रतिक्रियाएं जो मिलती हैं, मान ली जाए हमें आपसे कुछ लेना है, तो हम आपसे कुछ मांग रहे हैं और आप देना नहीं चाहते, तो प्रतिक्रिया तो उल्टी होगी। तो कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो हमारी चाहत है उससे अलग भी हो सकती है हमारी प्रतिक्रियाएं, अगले व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, लेकिन इसका मतलब फेल्योर नहीं होता है कि हमने किसी से कम्युनिकेट किया कुछ चीजों को पाने के लिए, इसका मतलब फेल्योर नहीं होता है। अगर हम किसी काम में रिजल्ट नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका अर्थ साफ है कि हमें उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। हमें अपने बात को इस ढंग से रखना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए हम मनोनुकूल रिजल्ट नहीं प्राप्त कर रहे हैं। 9th पॉइंट है, वी ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेज वी नीड। हम लोगों के पास वो सारे संसाधन है, सारे रिसोर्सेज, जिसके द्वारा हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, या जो हमारी चाहत होती है हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो सारा कुछ है। यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अनरिसोर्सफुल है, अनुपयुक्त है। हमारे वो सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही किसी चीजों को रिसोर्सफुल बनाता है और अनरिसोर्सफुल बनाता है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और 10th पॉइंट है कि माइंड एंड बॉडी फॉर्म ए सिस्टम, कि हमारा दिमाग और शरीर मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा दिमाग जो सोचता है उसके हिसाब से हमारा शरीर रिएक्ट करता है। तो दिमाग और शरीर मिलके एक सिस्टम बना कि नहीं बना। अगर हम किसी से गुस्सा हैं तो हमारा शरीर भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करने लगता है। अगर हम किसी से खुश हैं तो हमारा शरीर भी उस तरह से प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ पे बात ये हुई कि हमारा दिमाग और शरीर मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करता है, एक तालमेल बनता है दोनों के बीच। और ये संभव नहीं है कि बिना एक दूसरे से प्रभावित किए आप बदलाव ला सकते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होता है और उसी के चलते ये बदलाव आता है। अगर माइंड ने उल्टा रिएक्शन किया तो शरीर में वैसी हरकत आई, शरीर में वो चेंजेस आए। अगर खुशी का काम हुआ तो हमारा बॉडी उस तरह से काम करता है। अगर गुस्सा वाला हुआ तो हमारा बॉडी उस तरह से रिएक्ट करता है, किसी को मारने पीटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बदलाव कैसे हुआ कि हमारा दिमाग ने जो सोचा उसके हिसाब से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। मतलब यहाँ दिमाग और हमारा जो शरीर है वो एक सिस्टम की तरह है। और 10th पॉइंट है, 10th हो गया, 11th पॉइंट है कि वी प्रोसेस ऑल इंफॉर्मेशन थ्रू आवर। और ये जितनी सारी जानकारियां का जो प्रोसेस होता है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। क्या है, या तो हम सुनते हैं, या महसूस करते हैं, या कोई चीज का टेस्ट लेते हैं, या किसी को स्पर्श करते हैं। मतलब जितनी हमारी इंद्रियां हैं या हमारी आंखें देखती हैं, और उसी के हिसाब प्रोसेस होता है। ये पांचों इंद्रिय के माध्यम से ही सारा इंफॉर्मेशन आता है और उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं। और 12th पॉइंट है मॉडलिंग परफॉर्मेंस। मॉडलिंग परफॉर्मेंस का मतलब है
कि अगर हम सही तरीके से मॉडलिंग करते हैं, सक्सेसफुली मॉडलिंग करते हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो एक्सेलेंस की तरफ ले जाता है। मतलब हम किसी व्यक्ति की नकल करते हैं, मान लिया उनकी मॉडलिंग कर रहे हैं, तो जब हम मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनसे हम कुछ सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं तो हम एक्सेलेंस को प्राप्त होते हैं और चाहत होती है कि और बेहतर करें। और 13th प्रीसपोजिशन है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्ट। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आपको एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब कार्य है। तो इस तरह की जो बातें हुई कि 13 जो प्रीसपोजिशंस हैं, धारणाएं हैं, उस पे हमने बात करी आप लोगों से, और उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई। जी सर। इसके माध्यम से जो हम लोगों ने बात करी, उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, और फिर इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कैसे हमको और आपको आगे बढ़ना है। तो हम नित नए प्रयोग कर रहे हैं, नई नई जानकारियां आप लोगों तक हम शेयर कर रहे हैं, और प्रयास हमारा यही कि हम लोग आगे बढ़े। तो आप लोग बहुत धैर्य पूर्वक इन सारी बातों को सुना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप कोशिश कीजिए, कल भी हमने एक यूट्यूब लिंक बनाया था कि भाई सभी लोग छठ में व्यस्त हैं, और कल का भी जो लिंक है बहुत बढ़िया है, आप लोग जरूर देखिए उसको। और अगर ये भी समझ में आए तो इसे भी अपने लोगों को बताइए, समझाइए, दिखाइए, तो उनको फायदा ही होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर मिलेंगे हम थैंक यू लोग सर। अगले। थैंक यू सर।